हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम चलेंगे इश्क है मलंग मेरा के एपिसोड नंबर 17 पर। लेकिन उससे पहले आप वीडियोस को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने किया ना हो, क्योंकि आखिर तक तो आप भूल जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17, इश्क है मलंग मेरा। शाश्वत के झटकने से वैदेही एक बार फिर टूट गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। जब से वो शाश्वत के घर आई थी उसने ठीक से न खाना खाया था, न उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद उसकी शादीशुदा जिंदगी थोड़ी अच्छी चले। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। शाश्वत ने अपना कोट उतारा। वैसे भी आज वो दर्द के झूले में झूल रहा था और ऐसे में वैदेही का उसके सामने आना उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ा रहा था। शाश्वत लड़खड़ाते कदमों से आगे चलता हुआ बोला, कितनी अच्छी बनकर दिखा रही है। अगर उसके साथ अच्छी बनती तो वो ऐसा नहीं होता। शाश्वत ने ये बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन वैदेही के कानों तक पहुंच गई। शाश्वत तभी लड़खड़ा गया, लेकिन वो गिरता उससे पहले ही वैदेही ने उसे संभाल लिया और उसका एक हाथ अपने गर्दन पर लपेटकर सहारा देती हुई सीढ़ियों से होती हुई कमरे तक ले आई। वैदेही ने शाश्वत को आराम से बेड पर लिटाया, उसकी टाई ढीली की, उसकी वॉच निकाली, उसके शूज रिमूव किए और उसे ब्लैंकेट उठाने लगी। और ये सब करते हुए वैदेही अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वैदेही शाश्वत को ही देखे जा रही थी। दो राय नहीं थी, बहुत हैंडसम था शाश्वत। अगर इन दोनों के बीच प्रॉब्लम नहीं होती तो ये दोनों मेड फॉर ईच अदर थे। शाश्वत इस वक्त गहरी नींद में था और वैदेही उसे देखे जा रही थी। कुछ सोचकर वैदेही ने अपने आंसू पोंछे और जैसे ही पलटकर जाने लगी वैसे ही शाश्वत ने उसकी कलाई पकड़ ली और वैदेही का दिल जोरों से धड़कने लगा। शाश्वत ने झटका मारा और वैदेही सीधा शाश्वत के बगल में जाकर गिरी। शाश्वत ने अपना एक हाथ वैदेही की कमर पर लपेट दिया और हल्का सा टेढ़ा होकर उसकी आंखों में देखकर नशे में बोला, मुझे यहाँ से संभाल रही थी, उसे क्यों नहीं संभाला? उसे संभालती तो आज ये सब नहीं होता ना। कहते हुए शाश्वत की आंखें नम हो गई और वैदेही हैरानी से शाश्वत को देखती रही। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत करते हुए कहा, किसे नहीं संभाला, मैंने बताइए मुझे। शाश्वत ने हंसकर कहा, तुम्हें याद नहीं कि तुमने किसकी जिंदगी खराब कर दी? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी लाइफ तो पहले ही बर्बाद थी, तुमने उसकी भी लाइफ खराब कर दी। वैदेही ने एक बार फिर हिम्मत करते हुए पूछा, मुझे बताइए तो मैंने किसकी लाइफ खराब कर दी? बताइए तो, मुझे भी तो हक है जानने का। मुझे भी तो हक है कि मैं अपनी सफाई दूं। मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करते? अगले ही पल शाश्वत सीधा होकर लेट गया और जोर जोर से हंसने लगा। वैदेही भी उठकर बैठ गई और शाश्वत को ही देखती रही। शाश्वत ने एक नजर वैदेही को देखा और हंसकर बोला, बता दो तुमने क्या किया? तुम्हें खुद याद नहीं है कि तुमने क्या किया? इतना कहकर उसने वैदेही की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वैदेही एक बार फिर शाश्वत के सीने से जा लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शाश्वत की आंखों में सिवाय गुस्से के कुछ नहीं था और वैदेही की आंखों में सिवाय उम्मीद के कुछ नहीं था। वो एक बार फिर डरते डरते बोली, एक बार बताइए तो सही, क्या किया है मैंने? शाश्वत वैदेही को ही देखता रहा। कहीं न कहीं वैदेही की खूबसूरती शाश्वत को अट्रैक्ट करती थी। शाश्वत धीरे धीरे वैदेही के चेहरे को अपने करीब लाने लगा। वैदेही ने अपनी आंखें बंद कर ली। शाश्वत ने अगले ही पल वैदेही को झटक दिया और करवट लेकर पेट के बल लेट गया। फिर बोला, इतनी जल्दी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, अभी तो तुम्हें और तड़पना है, और ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतना कहकर शाश्वत ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर में हल्के हल्के खर्राटे आने लगे। वैदेही बेड पर आंखों में पानी लिए बैठी रही। पहली बार था जब शाश्वत उसके कमरे में था, वो भी इस हालत में, वरना तो शाश्वत वैदेही के कमरे की तरफ देखता भी नहीं था। वैदेही ने गुस्से में शाश्वत की कमर पर एक जोरदार पंच मारा और रोते हुए बोली, कम से कम खर्राटे तो मत लीजिए। फिर वो उठ गई, लेकिन तभी शाश्वत का फोन वाइब्रेट होने लगा। वैदेही शाश्वत का फोन ढूंढने लगी, लेकिन उसे फोन कहीं नहीं मिला। आखिरकार वैदेही ने शाश्वत की पैंट की जेब में हाथ डाला और फोन निकाला और जैसे ही उसने फोन की स्क्रीन देखी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई।
उसकी स्क्रीन पर लिखा था जानू। वैदेही ने एक नजर गुस्से में शाश्वत को देखा। उसकी आंखें फिर से बहने लगी। वो फोन किसी और का नहीं था, पैंथर का था। लेकिन जब से शाश्वत ने वैदेही से शादी की थी, पैंथर का नाम जानू नाम से सेव कर लिया था, ताकि कभी वैदेही उसका फोन चेक करे तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग वैसी ही रहे। वैदेही ने फोन कट कर दिया। पैंथर ने फोन देखा और बोला, अरे फोन क्यों कट कर दिया? ये तो मेरा फोन कभी नहीं कट करता। उसने एक बार फिर कॉल किया। इस बार वैदेही ने फोन उठाकर गुस्से में कहा, चुड़ैल डायन, तुझे शर्म नहीं आती एक शादीशुदा इंसान के पीछे पागल होते हुए? तुझे नहीं लगता कि तू मेरे पति से 1 इंच लंबी है? तुझे नहीं लगता कि तुझे मेरे पति को छोड़ देना चाहिए? पैंथर ने अपना फोन लिया और हैरानी से स्क्रीन को देखता रहा। उसे इस वक्त नशा हो रहा था। वो कुछ भी बोलता तो वैदेही को शक हो जाता। उसने एक बार अपने सर को झटका और फिर से कान पर लगाकर धीरे से लड़की की आवाज निकालते हुए कहा, वो सो गए क्या? ये सुनकर वैदेही का गुस्सा दुगना हो गया। वो दांत पीसते हुए बोली, अपने वो को अपने पास क्यों नहीं रखा? नशे में यहाँ क्यों भेज दिया? ड्राइव करके आए हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या तुम जिम्मेदारी लेती? खुद तो लंबी चौड़ी हो, किसी और की गोद में जाकर बैठ जाओगी, लेकिन मेरा तो एक ही पति है ना? देख, मैं इन्हें कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हें कह देती हूँ, अगली बार मेरे पति के आसपास भी मंडराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मत समझना कि तू लंबी है तो तू मुझसे पिट नहीं सकती। मैं ना सीधा सीधा गाल पर खींचकर चांटा मारूंगी। पैंथर ने एक बार फिर अपना फोन कान से हटाया और मोबाइल की स्क्रीन को देखा। उसे इस वक्त बहुत हंसी आ रही थी। उसने नहीं सोचा था कि वैदेही जैसी सीधी सादी चुपचाप शांत स्वभाव वाली लड़की किसी को ऐसे धमकी भी दे सकती है। उसने एक बार फिर कान पर फोन लगाकर कहा, देखिए, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, वरना मैं अपनी जानू को बता दूंगी। वैदेही को शाश्वत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बात बताते बताते उसने बात पलट दी थी और ऊपर से शाश्वत की जानू उसका दिमाग खराब कर रही थी। और ऐसा तो नहीं है कि सीधी लड़कियों को गुस्सा नहीं आता। वैदेही को भी इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोली, आई बड़ी अपने जानू को बताने वाली। तेरा जानू पीकर सोया पड़ा हुआ है, कुछ भी होश नहीं है। अपनी जानू की इतनी ही फिक्र है तो रखती अपने पास। इतना कहकर वैदेही ने फोन कट कर दिया और जैसे ही वैदेही ने फोन कट किया वैसे ही पैंथर जोर जोर से हंसने लगा। वो इतनी जोर से हंस रहा था कि पूरे कैबिन में उसकी हंसी गूंज रही थी। फिर वो हंसते हंसते सोफे पर बैठ गया और वहीं लेट कर हंसने लगा। उसकी हंसी तो जैसे रुकने वाली ही नहीं थी। वहीं वैदेही ने एक नजर शाश्वत को देखा और फिर फोन को देखकर घबराते हुए बोली, अगर इनकी जानू ने इन्हें सच में बता दिया तो फिर मुझ पर गुस्सा करेंगे। हे भगवान, क्या करूं? लेकिन फिर उसने फोन धीरे से शाश्वत की जेब में रख दिया और चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गई और थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। दूसरी तरफ मास्टर जी सोए नहीं थे। अपनी चेयर पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो विनायक की शादी सिद्धि से करके रहेंगे, क्योंकि एक सिद्धि ही थी जो विनायक को उसकी फैमिली से बचा सकती थी। अंधेरे कमरे में बैठे हुए मास्टर जी इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे और तभी कमरे का दरवाजा खुला। सिद्धि अंदर आई, उसने लाइट जलाई और मास्टर जी के पास आकर बैठी। रात के 1 बज गए थे। मास्टर जी, आज आप सोए नहीं, क्या हुआ? मास्टर जी ने सिद्धि की ओर देखकर कहा, तुम्हारी चिंता सता रही है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। इतना कहकर वो गुस्से में उठे और बेड की तरफ जाने लगे। सिद्धि बोली, ये बातें मैं कई बार सुन चुकी हूँ, अब वो बताओ जो आपके दिल में चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए तो सही। मास्टर जी बेड पर लेट गए। उन्होंने खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। सिद्धि बोली, पापा ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे बताइए क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? फिर से किसी लड़की की शादी हो गई या किसी ने आपको ताना मार दिया? पापा, अभी मैं बस 21 साल की हुई हूँ और आप हो कि मेरी शादी करने पे लगे पड़े हो। बताइए ना पापा, क्या प्रॉब्लम है? मास्टर जी ने बिना आंखें खोले कहा, हाँ यही प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द शादी कर लो और तुम करोगी नहीं तो बस फिर बात यही खत्म होती है। जाओ जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सिद्धि बोली, आप मुझे फिर से ब्लैकमेल करने लगे। मास्टर जी ने इस बार अपनी आंखों से हाथ हटाया और उठकर बैठ गए और बोले, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को डोली में बिठाकर ससुराल भेज दे, लेकिन मेरे नसीब में ये सुख है ही नहीं। सिद्धि बोली, पापा बस बहुत हो गया, ऐसे मत करो ना। मास्टर जी ने कहा, मैंने कहा तो बात खत्म, जाओ जाकर सो जाओ। तुम्हें क्या मैं किसी के ताने सुनूं, कोई मुझे कुछ कहे, तुम्हें इससे कोई मतलब थोड़ी है, तुम तो अपनी मस्ती में रहती हो। अच्छा एक बात बताओ, कल को अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो तुम अकेली रह लोगी? अब सिद्धि की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो भरे गले से बोली, कैसी बात करते हो पापा, मेरी उम्र भी आपको लग जाए।
मास्टर जी ने कहा। इमोशनल होकर ऐसी बातें नहीं करते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद मैं तो मर जाऊंगा ना, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, सोचा है कभी? इतना कहकर मास्टर जी एक बार फिर लेट गए। सिद्धि बेड से उठी, उसकी आंखों में पानी आ गया था। फिर चुपचाप बाहर की तरफ जाने लगी तो मास्टर जी ने कहा, लाइट बंद कर देना और मेरे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। सिद्धि चुपचाप लाइट बंद करके चली गई। सिद्धि आकर अपने कमरे में लेट गई, लेकिन उसके आंसू आने लगे। बेशक वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन थी तो लड़की ही। उसके अंदर भी फीलिंग्स थी, जज्बात थे। ऐसा नहीं था कि वो भी शादी करके अपना घर नहीं बसाना चाहती थी, लेकिन बस उसके दिल में एक ही बात घूमती थी कि जब वो चली जाएगी तो उसके पापा का ख्याल कौन रखेगा। और इसीलिए उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था। उसका कोई मेल फ्रेंड भी नहीं था। सिद्धि चुपचाप आकर सुबक सुबक कर रोने लगी और तभी उसने अपने बालों में किसी का हाथ महसूस किया। सिद्धि ने हाथ झटकते हुए कहा, मास्टर जी जाकर सो जाइए, गुस्सा मत दिलाइए। मास्टर जी घूमकर आगे आए और सिद्धि के पास बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा मैं गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ, हर लड़की को अपने ससुराल तो जाना ही पड़ता है। सिद्धि अब भी सुबक रही थी। वो बोली, तो क्या चाहते हैं आप? मास्टर जी ने कहा, यही कि तुम शादी कर लो। सिद्धि बोली, और किससे शादी कर लूं, बताइए जरा। मास्टर जी ने कहा, मैं जिससे कहूँगा उससे शादी कर लोगी? सिद्धि बोली, हाँ कर लूंगी। जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना, जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगी। मास्टर जी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और बोला, तो फिर चलो करो मुझसे प्रॉमिस कि मैं जिससे कहूँगा तुम शादी कर लोगी। सिद्धि हैरानी से मास्टर जी को देखकर बोली, ये कोई जाल तो नहीं है जिसमें आप मुझे फंसाना चाहते हैं? मास्टर जी के चेहरे के भाव बदल गए। जाल तो था ही, लेकिन वो अपने मुंह से कैसे कहती कि वो अपनी इकलौती बेटी की, जिन्होंने उसे पलकों पर बिठा कर रखा, उसकी शादी वो एक पागल से कर रहे हैं। लेकिन ये शादी होनी भी तो जरूरी थी, वरना विनायक को वो लोग किसी भी वक्त मार सकते थे और संजय का कुछ पता नहीं था। शाश्वत, उसने तो घर की तरफ पलटकर ही नहीं देखा। मास्टर जी ने कहा, ये तो तुम मुझे बातों में फंसा रही हो, कोई जाल नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है। चलो वादा करो कि जिससे मैं कहूँगा उससे शादी करोगी। सिद्धि ने अपना एक हाथ मास्टर जी के हाथ में रखते हुए कहा, ठीक है, जिससे आप कहेंगे शादी कर लूंगी, लेकिन उस इंसान से नहीं करूंगी जो दहेज लेगा, उस इंसान से भी नहीं करूंगी जो आपसे मुझे मिलने नहीं देगा। मास्टर जी ने कहा, वो बहुत अच्छा लड़का है। सिद्धि बोली, मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगी। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वो तुम्हारी सारी बात मानेगा, बस तुम उसे प्यार से ट्रीट करना। वो तुम्हारी सारी बात मानेगा, लेकिन उससे पहले ठीक से वादा करो, मेरी कसम खाकर। अब सिद्धि हैरानी से मास्टर जी को देखने लगी। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए इश्क है मलंग मेरा का अगला एपिसोड।